सुमन जब ब्याहकर उस घर की देहरी पर पहुंची थी, तब उसके हाथों में मेहंदी अभी तक पूरी तरह फीकी भी नहीं पड़ी थी और पैरों में पायल की आवाज अब भी नई दुल्हन होने का एहसास दिला रही थी। लेकिन उस घर की हवा में ही कुछ ऐसा था जो उसके दिल को पहले ही दिन भारी लगने लगा था। वह गांव की सीधी सादी शांत स्वभाव की लड़की थी, ज्यादा बोलना नहीं जानती थी, बस इतना जानती थी कि पति का घर ही अब उसका संसार है। शादी से पहले उसने रमेश के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। बस इतना लगा था कि वह कम बोलता है तो शायद समझदार होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह चुप्पी आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। चार भाइयों के उस बड़े संयुक्त परिवार में रमेश तीसरे नंबर का बेटा था और उसी के साथ सुमन तीसरे नंबर की बहू बनकर आई थी। सास ने पहली ही नजर में उसके चेहरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना मुस्कुराए कहा था कि चलो भगवान की मर्जी। उस एक वाक्य में ही सुमन को अपनी औकात समझा दी गई। बड़ी जेठानी ने कान में धीरे से दूसरी जेठानी से कहा, शकल देखी है? पता नहीं रमेश ने कैसे हाँ कर दी और सुमन सब कुछ सुनते हुए भी चुप रही, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि नई बहू को बोलना नहीं चाहिए। पहले ही दिन उसे यह एहसास होने लगा कि इस घर में सुंदरता का मापदंड है और वह उस मापदंड पर खरी नहीं उतरती। रमेश ने भी उस दिन न तो उसके माथे पर हाथ रखा, न कोई ढंढास दिया, बस चुपचाप बैठा रहा जैसे ये शादी उसकी जिंदगी की कोई मजबूरी हो। रात को कमरे में भी वैसी ही बेरुखी थी। सुमन ने धीरे से पूछा, आपको खाना चाहिए? तो रमेश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, खा लिया, और करवट बदल ली। उस पहली रात ही सुमन की आंखों से आंसू तकिए में भीग गए, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। अगले ही दिन उसे घर के काम शुरू हो गए। सुबह 4 बजे उठना, झाड़ू पोछा, चूल्हा बर्तन और हर काम में कमी निकालने वाली सास की आवाज। हमारे घर की बहुएं ऐसे काम नहीं करती। पहले की बहू तो सोने जैसे थी। बड़ी जेठानी हर बात में ताना मारती, अरे तीसरे नंबर की बहू है, इससे क्या उम्मीद करना। कभी उसके रंग पर, कभी उसके चेहरे पर, कभी उसके पहनावे पर। और रमेश हर बार सामने होते हुए भी अनदेखा करता रहता। सुमन कई बार मन ही मन सोचती कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन समय तो जैसे उसे और कुचलने पर तुला था। कुछ महीनों में ही उसकी सेहत गिरने लगी, थकान, कमजोरी, चक्कर। लेकिन सास कहती, इतना काम से ही शरीर मजबूत होता है। एक दिन वह रसोई में गिर पड़ी तो बर्तन टूटने की आवाज सुनकर बड़ी जेठानी चिल्लाई, ध्यान से काम कर, नाटक मत कर। रमेश ने देखा, लेकिन फिर वही चुप्पी। डॉक्टर को दिखाने की बात उठी तो सास ने साफ कह दिया, यहाँ कोई फालतू खर्च नहीं होगा। रमेश अपनी कमाई माँ के हाथों में देता था, लेकिन माँ ने भी मदद से हाथ खींच लिया। केवल दूसरे नंबर की जेठानी चुपके से कभी पानी दे दिया, कभी सहारा दे दिया। और इसी बीच सुमन को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे लगा शायद अब सब बदल जाएगा, लेकिन इस खबर ने भी घर में खुशी नहीं लाई, बल्कि चिंता और तानों का नया सिलसिला शुरू हो गया। अब खर्चा और बढ़ेगा, पता नहीं कैसी औलाद होगी, ऐसी शकल सूरत की औरत से क्या उम्मीद। रमेश ने भी इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना खुशी ना चिंता, बस वही बेरुखी। सुमन रात रात भर पेट में उठते दर्द के साथ ये सोचती रहती थी, क्या उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो सुंदर नहीं है? क्या उसकी चुप्पी उसी सबसे बड़ी गलती बन गई है और यही उसे उसकी असली पीड़ा की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाली थी। सुमन को जब यह पूरा यकीन हो गया कि वह माँ बनने वाली थी, उसके मन में डर और उम्मीद दोनों एक साथ जन्म लेने गए थे। उसे लगता था कि शायद अब रमेश थोड़ा बदलेगा, शायद अब सास का दिल पिघलेगा, लेकिन ये सब उसकी भोली सोच थी। इस घर में बच्चे का आना भी इंसानियत नहीं, बल्कि हिसाब किताब का हिस्सा था। सास ने पेट पर हाथ रखकर नहीं, बल्कि खर्चे का अंदाजा लगाकर कहा था, अब देखो और झंझट पड़ेगा। बड़ी जेठानी ने हंसकर ताना मारा, पहले खुद तो संभाल लेती, अब बच्चा और रमेश व फिर वही, ना कोई सवाल, ना कोई चिंता, ना कोई सहारा। सुमन कई बार रात में उठकर उसे बताती कि पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर आते हैं, मन घबराता है, लेकिन रमेश बस इतना कहकर सो जाता, सुबह देखेंगे।
और यह सुबह कभी नहीं आती थी। घर के काम वैसे ही चलते थे। गर्भावस्था के महीनों में भी सुमन वही शक्ति, वही उम्मीदें, वही ताने, हमने तो खेतों में काम करके बच्चे जने हैं, इतनी नाजुक बनने की जरूरत नहीं है। सुमन दिन भर काम करती, शाम होते होते पैर सूज जाते, कमर टूटने लगती, लेकिन किसी को उसकी हालत नहीं दिखती। एक दिन उसने हिम्मत करके सास से कहा कि डॉक्टर ने आराम बताया है, तो सास ने मुंह बनाकर कहा, डॉक्टर पैसे बनाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। रमेश सामने खड़ा था, उसने ना सास को रोका ना सुमन को देखा, वह चुपचाप बाहर चला गया। उस दिन सुमन देर तक रसोई में बैठकर रोती रही, आंसू आटे में गिरते रहे और चुपचाप रोटियां बेलती रही। दूसरी नंबर की जेठानी ने कभी कभी उसके लिए पानी रख दिया, कभी काम में थोड़ा हाथ बटा देती, लेकिन बड़ी जेठानी का व्यवहार और ज्यादा तीखा होता चला गया। तीसरी नंबर की बहू इस पर ज्यादा खर्च क्यों करे, रमेश को पहले ही समझा दिया था। ऐसे वाक्य रोज उसके कानों में पड़ते। धीरे धीरे सुमन की तबीयत और बिगड़ती गई, खून की कमी, कमजोरी, रात में सांस फूलना, लेकिन फिर भी वह सब कुछ सहती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा बोला तो रमेश और दूर हो जाएगा। डिलीवरी का समय जैसे ही पास आने लगा, उसका डर बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि इस घर में उसके लिए कोई नहीं है। एक रात अचानक तेज दर्द उठा, वह कराहने लगी। रमेश को आवाज दी, लेकिन वह नींद में ही बोला, सुबह देखेंगे। दर्द बढ़ता गया, सुमन पसीने से थर हो गई, लेकिन सास ने बाहर से ही कहा, इतनी आवाज मत कर, घर सिर पर उठा रखा है। सुबह तक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि सुमन उठ भी नहीं पा रही थी। तब रमेश घबरा गया। उसे पहली बार लगा कि मामला हाथ से निकल सकता है। उसने दोस्तों से पैसे उधार मांगे, क्योंकि घर से एक पैसा नहीं मिला। अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने देर होने की बात कही, ऑपरेशन का फैसला हुआ। सुमन बेहोशी में भी अपने पेट पर हाथ रखकर बस यही बुदबुदा रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो। ऑपरेशन के बाद जब होश आया तो शरीर में दर्द था, आंखों में धुंध थी और दिल में भी डर थी। उसने धीमे से आवाज में पूछा, बच्चा? नर्स ने कहा, बेटी हुई है। उस पल सुमन की आंखों से आंसू बहने के लिए, वह रोई नहीं, वह पिघल गई। लेकिन अस्पताल के बाहर रमेश के चेहरे पर न खुशी थी न दुख। घर लौटते ही सास ने पहले वाक्य में यही कहा, किस्मत ही ऐसी थी। बड़ी जेठानी ने ताना मारा, देखा, मैंने कहा था। न कोई मिठाई, न कोई खुशी। डिलीवरी के बाद सुमन से काम की उम्मीद शुरू हो गई, न ठीक से खाना, न दवा, न आराम। वह बच्ची को सीने से लगाकर बैठी रही, डरती रहती कि कहीं वह इस घर की बेरुखी की भेंट न चढ़ जाए। रमेश कभी कभी बच्ची को देखता, लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर जाता, फिर वही पुराना रमेश लौट आता। महीनों बाद बच्ची अचानक बहुत बीमार पड़ गई, तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत। सुमन ने घबराकर रमेश से कहा, कुछ कर लो, हमारी बेटी मर जाएगी। लेकिन रमेश ने एक बार देखा और कहा, अभी व्यस्त हूँ। उस पल सुमन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि अब और नहीं। उसने बिना किसी को बताए बच्ची को उठाया और अपने मायके चली गई। अपने सारे गहने बेच दिए, बेटी का इलाज करवाया, रात रात भर जाकर उसकी सांसें गिनती रही और मन ही मन ठान लिया कि अब वो उस घर में वापस कभी नहीं जाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जिंदगी ने अभी और इम्तिहान लेने बाकी रखे। मायके की चौखट पर कदम रखते ही सुमन को ऐसा लगा कि वह किसी सुरक्षित जगह पर आ गई है, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह लंबी लड़ाई से भागकर थोड़ी देर सांस लेने आई हो। उसकी माँ ने बेटी और नातिन को देखकर कुछ नहीं पूछा, बस उन्हें सीने से लगा लिया, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। सुमन ने अपने गहने एक एक करके निकाले, वही गहने जिन्हें शादी के समय उसके माता पिता ने बड़े अरमानों से दिया था, वही गहने जो उसके सुहाग की निशानी थे, और बिना किसी हिचक के उसने बेच दिया, क्योंकि उस वक्त उसके सामने सिर्फ एक सवाल था, उसकी बेटी बचेगी या नहीं। डॉक्टर की फी, दवाई, अस्पताल की गंध, रात पर जाकर बच्चे की सांसें गिनना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गया। कई रातें ऐसी थी जब सुमन कुर्सी पर बैठी बैठी ही सो जाती और अचानक डरकर उठ जाती, कहीं मेरी बच्चे की सांसें तो नहीं रुक गई। उसकी माँ कई बार कहती कि बेटी अब उस घर मत लौटना, और सुमन हर बार चुप रह जाती, क्योंकि उसके भीतर अभी भी कहीं ना कहीं एक डर था, समाज का डर, बदनामी का डर। लेकिन उसे बड़ा डर ये था कि अगर वह लौटी तो उसकी बेटी का क्या होगा। इसी बीच ससुराल से एक खबर नहीं आई, न रमेश का फोन, न सास का संदेश, जैसे वह और उसकी बेटी घर से मिटा दी गई हो। रमेश बाहर जाता तो पहले जैसा व्यवहार करता, और घर पर होता तो बस
औपचारिकता निभाता। उसे न अपनी बेटी की बीमारी की चिंता, न अपनी पत्नी के संघर्ष की। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक खबर आई कि रमेश बहुत बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कमजोरी, उठने बैठने में असमर्थ। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर देखभाल नहीं हुई तो हालत बिगड़ सकती है। लेकिन अब वही सास जो हर बात पर ताने मारती थी, थक चुकी थी। वही जेठानी जो ताने में आगे रहती थी, अपने बच्चों और अपने घर में व्यस्त थी। किसी ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी नहीं ली। घर में सन्नाटा था और रमेश अपने ही घर में अकेला पड़ कहरा रहा था। जब ये खबर मायके पहुंची तो सुमन के दिल में कोई खुशी नहीं आई, न बदले की भावना, न संतोष, बस एक अजीब सी चुभन हुई। उसकी माँ ने कहा, जिसने तुम्हें इतना रुलाया उसकी चिंता क्यों करती हो? लेकिन सुमन जानती थी कि वह उस घर से चाहे जितनी दूर चली जाए, उसका रिश्ता उसे पूरी तरह से टूट नहीं सकता। उसके बिना कोई बहस किए उसने आखिरी बचे गहने निकाले, वही गहने जो उसने अपने बेटी के इलाज के बाद बचा कर रखे थे। उन्हें बेचा और अपनी बेटी को गोद में लेकर अपने ससुराल लौट गई, जहाँ से वह अपमान और दर्द लेकर निकली। जब रमेश ने सुमन को देखा तो उसे कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। वही औरत जिसे उसने नजरअंदाज किया, वही औरत जिसे उसने कभी ढंग से पूछा तक नहीं, आज उसके सामने खड़ी थी। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन सुमन ने कुछ नहीं कहा। उसने न शिकायत की, न सवाल पूछा, बस चुपचाप पानी पिलाया, दवाइयाँ दी, डॉक्टर को बुलाया। रात भर जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती। हर पल उसे यही डर लगता रहता कि कहीं देर न हो जाए। सास और जेठानियां अब चुप थी, उसके पास कहने को कुछ नहीं थी। वही घर जहाँ सुमन की बीमारी पर नाटक कहा गया था, आज रमेश की हर कराह पर खामोशी छा जाती। धीरे धीरे रमेश की हालत में सुधार होने लगा और उसके साथ साथ उसके भीतर कुछ टूटने और कुछ जुड़ने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे सुमन ने अपनी बीमारी में भी काम किया, कैसे उसने अपनी बेटी की हालत पर मुंह मोड़ लिया, कैसे सास के दानों और जेठानियों के तानों पर चुप्पी साध ली। और आज वही सुमन बिना किसी शिकायत की उसकी सेवा कर रही है। वह कई बार माफी मांगना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक जाते थे। उसे लगने लगा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उस औरत को न समझकर की है। उसने हर हाल में उसका साथ दिया और यही से रमेश के भीतर का इंसान धीरे धीरे जागने लगा। लेकिन उसकी यह जागृति बहुत देर से आई थी। रमेश जब धीरे धीरे होश में आने लगा तो उसके शरीर में थोड़ी ताकत लौट आई। तब सबसे पहले जो चीज उसने महसूस की वह अपने ही घर की बदलती हुई हवा। वही घर जो कभी सुमन के लिए तानों और अपमान से भरा था, आज वहाँ अजीब सी चुप्पी थी। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई ताना नहीं, और इस चुप्पी के बीच हर पल सुमन को देख रहा था। वह सुमन जो वह बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई सवाल पूछे उसकी दवा समय पर देती, उसका खाना खुद बनाती, रात रात भर जाकर उसके माथे पर हाथ रखती, और जब वह दर्द से कराहता तो एक शब्द बोले बिना बस पास बैठ जाती। रमेश को अब समझ में आने लगा था कि यही वह औरत है जिसे उसने सालों तक नजरअंदाज किया, जिसे उसने सिर्फ एक बहू और जिम्मेदारी समझा, कभी इंसान समझने की कोशिश नहीं की। उसे याद आने लगा कि कैसे शादी की पहली रात उसने पीठ फेर ली थी, कैसे उसने सुमन की आंखों में भरे डर और उम्मीद को पढ़ने की कोशिश नहीं की थी, कैसे सास के तानों और जेठानियों के तानों पर वह चुप रहा। उस चुप्पी को उसने शांति समझ लिया, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी चुप्पी दरअसल कायरता थी। वह अपने ही घर में सही के लिए खड़ा नहीं हो पाया, अपनी ही पत्नी को धीरे धीरे टूटते देखा और फिर कुछ नहीं किया। उसे याद आया कि कैसे सुमन बीमार होकर रसोई में गिरी थी और उसने बस एक नजर डाला, मुंह फेर लिया। कैसे डिलीवरी के समय वह माँ के डर से चुप रहा, कैसे बेटी की बीमार पर उसने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, और आज वही बेटी उसकी छाती पर चढ़कर उसके चेहरे को देखती है, मानो अनजाने में ही उसे पूछ रही हो, तुम इतने दिन कहाँ थे? रमेश की आंखें हर बार भर आती। उसे लगता था कि वह इस छोटी सी बच्चे का गुनहगार है। उसने अपनी माँ को रोते देखा, अपने पिता को दूर पाया। अब वह जब सुमन को देखता तो उसके चेहरे की वह थकान दिखती जो सालों की उपेक्षाओं से जमी हुई थी। वह समझने लगा था कि सुंदरता जिसे वह और उसका घर खोजते रहते, वह कभी चेहरे में थी ही नहीं, वह तो
सहने की ताकत में थी, त्याग में थी और चुप्पी में थी, जो बदले में भी शोर नहीं मचाती। एक रात जब घर बिल्कुल शांत था और सुमन बेटी को सुलाकर कमरे से बाहर जा रही थी, रमेश से रहा नहीं गया। उसने कांपती आवाज में पहली बार कहा, सुमन। सुमन रुकी, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। रमेश की आंखें से आंसू बह निकले। वह बोला, सुमन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर से समझ पाया। उस एक वाक्य में उसके सालों का पछतावा घुला हुआ था। वह बोलता चला गया, कैसे वह हमेशा माँ और घर के दबाव में जीता रहा, कैसे उसने अशांत रास्ता चुना, चुप रहना, कैसे उसने सोचा कि ये समय आने पर सब ठीक कर देगा, लेकिन समय ने उसे और भी दोषी बना दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने सुमन को कभी वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी, कभी उसे अपनी पत्नी की तरह नहीं देखा, कभी उसके दर्द को अपना दर्द नहीं माना, और आज वही औरत उसे मौत के मुंह से खींचकर लाई है। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता लगभग खो दिया था। सुमन ने उस रात भी कुछ नहीं कहा, न शिकायत न ताना, बस उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी और चुपचाप बाहर चली गई। रमेश को उसकी चुप्पी ने सबसे ज्यादा तोड़ा। अब वह हर दिन खुद से लड़ता, खुद को दोषी मानता। सास और जेठानियों के सामने उसने पहली बार अपनी आवाज उठाई। उसने साफ कहा कि सुमन को जो भी सहना पड़ा, उसका जिम्मेदार वही है, क्योंकि उसने सही के लिए खड़े होने की हिम्मत ही नहीं की। अब वह हर छोटे बड़े फैसले में सुमन से पूछता, बेटी को गोद में लेकर घंटों बैठा रहता, लेकिन उसे पता था कि उसका पछतावा सुमन के बीते हुए दर्द को मिटा नहीं सकता, वह सिर्फ आने वाले वक्त को थोड़ा बेहतर बना सकता है। और रमेश ने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे जितना समय लगे, वह सुमन को वह सम्मान देगा जो सालों पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि कुछ औरतें आवाज नहीं उठाती, लेकिन उनकी खामोशी उम्र भर का हिसाब मांग लेती हैं, और सुमन उसी खामोशी का नाम थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।